हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आज हम लोग बात करेंगे इकोलॉजी के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी जो बार बार एग्जाम में आता है, जो टीजीटी पीएचडी हो, नीट हो, इवन जीएस के क्वेश्चंस में भी जहां भी इन्वायरमेंट आता है, बार बार जो क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो आपके टंग्स पे आपको रटे होने चाहिए, उनकी मैं बात करूंगा। जो बार बार क्वेश्चंस आ जाते हैं और आप गलती कर जाते हैं, उनमें कंफ्यूजन आपको जाता है, उन्हीं को लेके आ जाया हूँ। क्योंकि रिवीजन सीरीज के अंदर आप देखोगे इंपॉर्टेंट डिस्कवरी इन द इकोलॉजी। अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे फादर ऑफ इकोलॉजी, कई बार एग्जाम बार बार पूछता है फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है। मॉडर्न इकोलॉजी की बात करें तो आपको करना है यूजिन ओडम, ईपी ओडम। ओडम साहब आपके मॉडर्न इकोलॉजी के फादर कहलाते हैं, याद रखिएगा। या इकोलॉजी फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, कई बार आपसे पूछा है इंडियन इकोलॉजी के फादर कौन है, प्रोफेसर आर डी मिश्रा, रामदेव मिश्रा। याद रखिए, बार बार ये क्वेश्चन आता है, एग्जाम में गलती कर देते हैं, प्रोफेसर आर डी मिश्रा या रामदेव मिश्रा थे। और टर्म इकोलॉजी किसने दिया था, अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था, लेकिन ऑथेंटिक रूप से उसको आगे पार्ट हुआ था एच रिटर। तो दोनों नाम आते रहते हैं, आपको रिमेंबर करने की जरूरत होती है। टर्म इकोलॉजी अर्नेस्ट हैकेल दिया था, और उसके बाद क्या हुआ, इसको ऑथेंटिक रूप से मान्यता जो मिली एच रिटर का मिली थी। तो ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में आता है, आपको याद करने की जरूरत है। अर्नेस्ट हैकेल, एच रिटर, दोनों में से ऑप्शन कोई भी दे सही होगा। टर्म इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या होता है, टर्म किसने दिया, ये भी बार बार होता है। जैसा कि इकोसिस्टम जानते हैं, इंटरेक्शन ऑफ बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक, जैविक और अजैविक कारकों के बीच का जो इंटरेक्शंस होता है सराउंडिंग इन्वायरमेंट के साथ में, उसे कहते हैं इकोसिस्टम। कई बार आपसे एग्जाम में पूछा एजी टेंसले, याद रखिएगा एजी टेंसले, ये वही क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट होते हैं और आप गलतियां कर जाते हैं। तो याद रखिएगा इकोलॉजी, टर्म इकोलॉजी किसने दिया, फादर ऑफ इकोलॉजी वर्ड कौन है, इंडियन इकोलॉजी कौन है, टर्म इकोसिस्टम क्या होता है, और इसके टर्म को किसने दिया था। अगर मैं बात करूं, फिर आपसे कई बार पूछा डीप इकोलॉजी के फादर्स कौन है, टर्म्स किसने दिया था, रिलेटेड होता है, याद रखिएगा अर्नेस्ट डीप इकोलॉजी से रिलेटेड होता है। सबसे ज्यादा जब बार जो पूछता रहता है आपके एग्जाम्स में है, वो आपका है पूछता रहता है इकोलॉजिकल निश कॉन्सेप्ट क्या होता है। जिस वैज्ञानिक ने दिया था उनका नाम था ग्रीनेल ने इकोलॉजिकल निश का कॉन्सेप्ट है। इकोलॉजिकल निश का मतलब क्या होता है, एक हैबिटेट होता है, दूसरा निश होता है। हैबिटेट का मतलब क्या होता है कि प्लेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्लेस होता है वो क्या होता है, हैबिटेट होता है, यानी एड्रेस ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी ऑर्गेनिज्म का जो एड्रेस होता है वो हैबिटेट कहता है। हैबिटेट प्लस उसका इंटरेक्टिंग नेचर्स क्या होता है, इसका मतलब निश का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। उसका एड्रेस के साथ उसका इंटरेक्शन नेचर क्या है, उसका फंक्शनल एक्टिविटी क्या है, उसको भी जोड़ दिया जाए तो उसे कहते हैं ग्रीनेल होता है। जैसे आपका एड्रेस क्या हो, आपका हैबिटेट है, और आपका जो रिलेशंस आपके नाइबर्स के साथ में है, जिस तरह का आपका इंटरेक्शन है, वो क्या हो गया आपका निश। यानी एड्रेस प्लस आपका फंक्शनल एक्टिविटी इंटरेक्शन दोनों जुड़ जाए तो उसे कहते हैं निश। कई बार पूछा है ग्रीनेल क्या होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि रिसेंट कॉन्सेप्ट है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऐसा डेवलपमेंट जो इको फ्रेंडली हो, जिससे संसाधनों का ऐसा प्रयोग हो कि आने वाले पीढ़ियों को कोई नुकसान ना हो संसाधन के यूटिलाइजेशन में, उस कॉन्सेप्ट कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 1987 के अंदर कई बार एक क्वेश्चन पूछा है, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट 1987 की एक कॉन्फ्रेंस के अंदर एक रिपोर्ट आई थी, जिसे कहते हैं बार बार पूछता है ब्रंटलैंड रिपोर्ट। ब्रंटलैंड रिपोर्ट जो आपकी आई थी, ब्रंटलैंड रिपोर्ट जो आई थी, उसमें एक था आवर कॉमन फ्यूचर, आवर कॉमन फ्यूचर। ब्रंटलैंड रिपोर्ट कई बार पूछा, इसी में ये टर्मिनोलॉजी आई थी पहली बार, कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, वो किस रिपोर्ट में आया था, ब्रंटलैंड रिपोर्ट में। उसका क्या टाइटल था, आवर कॉमन फ्यूचर्स, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ने 1987 में ये बात की थी। ये भी बहुत बार पूछा हुआ है, तो आपको जानने की जरूरत होती है। कुछ और भी आपको जानने की जरूरत है, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट ब्रिटिश साइंटिस्ट नॉर्मन मेयर ने इस टर्म को दिया था, ब्रिटिश साइंटिस्ट नॉर्मन मेयर ने इसके बारे में दिया था, ब्रिटिश साइंटिस्ट नॉर्मन मेयर। हॉटस्पॉट का मतलब बायोडायवर्सिटी रिच जोन, जहां पे एंडेमिक स्पीसीज ज्यादा पाई जाती हैं, वह एरिया कहलाता है बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। मोर देन
35 हॉटस्पॉट वर्ल्ड में रिपोर्ट किए गए हैं। इंडिया के अंदर भी 4 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट रिपोर्ट किए गए हैं। जैसा कि बार बार आपसे पूछता है, ईस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न घाट और अंडमान एंड निकोबार, ये 4 हॉटस्पॉट इंडिया में भी रिपोर्ट किए गए हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट किस वैज्ञानिक ने दिया था? ब्रिटिश साइंटिस्ट नॉर्मन मेयर। ये बार बार आता रहता है। टर्म बायोडायवर्सिटी किसने दिया था? ये भी कई बार आपसे पूछा हुआ, तो याद रखिएगा वॉल्टर जी रोस। रिच बायोडायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी का मतलब क्या होता है? वेरिएशन इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो बायोडायवर्सिटी टर्म वॉल्टर जी रोसिस कई बार आपसे पूछा हुआ है। टर्म्स इन्वायरमेंट कितनी बार आपसे पूछा है? थॉमस कॉर्लिस ने टर्म इन्वायरमेंट से, ये भी टर्म्स कई बार आपसे एग्जाम में आया। इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपको याद है कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक तापन का जो कॉन्सेप्ट है ना, ग्रीन हाउस गैस का जो कॉन्सेप्ट है, उसको किस वैज्ञानिक ने इसमें मेजर रोल प्ले था? जोसेफ फोरियर। कई बार पूछा, वेरी मच इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। जोसेफ फोरियर का ही नाम आपके सामने आता रहता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। अब आपसे पूछ लेता है इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेस का नाम बताइए, आपको बताना पड़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, वाटर वेपर्स, नाइट्रस ऑक्साइड, CFC, ये क्वेश्चन बार बार आता रहता है। विश्व सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूसिंग कंट्री का नाम बताइए, जिसमें चाइना, USA आपके नाम आते रहते हैं। यूरोपियन कंट्री, इंडिया, ये सब आते रहते थे। जो चाइना या USA सबसे ज्यादा आपका कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन रिलीज करते रहते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर होता है। डिस्कवरी ऑफ ओजोन लेयर, देखो बहुत बार पूछा है ओजोन लेयर। इसमें चार्ल्स फेवरी, हेनरी ब्यूसेस का नाम आता है। ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, आपको रिमेंबर हो जाना चाहिए। ऐसे ही क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो आपसे कभी पूछता है कि ओजोन लेयर कहां पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर। ओजोन डिफ्लेक्शन पहली बार जो रिपोर्ट किया गया था अंटार्कटिका के ऊपर रिपोर्ट किया गया था। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। ओजोन डे कब से पूछता है? 16 सितंबर के बारे में पूछ लेता रहता है। या फिर कहता है ओजोन लेयर का जो मेजरमेंट होता रहता है, डॉप्सन यूनिट, वो भी पूछ लेता है, बार बार क्वेश्चन है। तो आपको ये सारी चीजें याद रखें। डिस्कवरी बहुत पूछता रहता है, उसके लेके मैं आज आया हूं आपके सामने। टर्म बायोस्फीयर किसने दिया था? एडवर्ड स्विस ने दिया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है एक इन सिचु कंजर्वेशन का माध्यम होता है नेशनल पार्क, सैंक्चुरी और क्या होता है? बायोस्फीयर रिजर्व। तो यहाँ पे बायोस्फीयर का मतलब क्या होता है? बायोस्फीयर का मतलब होता है कि द पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर, पार्ट ऑफ द लिथोस्फीयर, पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर वेयर लाइफ कैन सर्वाइव। यानी जल थल नभ का वह एरिया जहां जीवन संभव है, उसको कहते हैं बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर पूछा है, एडवर्ड स्विस कई बार पूछा है, याद रखिएगा। आपको कॉन्सेप्ट ऑफ पिरामिड, जो ट्रॉफिक लेवल का अरेंजमेंट होता है पिरामिड के रूप में, उसे कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पिरामिड। चार्ल्स एल्टन कई बार पूछा हुआ है, द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट ट्रैफिक लेवल इन ए पर्टिकुलर पिरामिडल फॉर्म दैट इज कॉल्ड एज द पिरामिड्स। चार्ल्स एल्टन कई बार पूछा हुआ है। टर्म इको टाइप क्या होता है? इको टाइप बहुत बार पूछा है। टरेशंस पूछा हुआ है, इसको भी याद रखिएगा। इको टाइप का मतलब क्या होता है? चेंजेस जब मार्फोलॉजी और जेनेटिकल दोनों होता रहता है और परमानेंट परिवर्तन होता रहता है, उसे कहते हैं इकोटाइप। इकोटाइप स्पीशीज कहते हैं जब केवल मार्फोलॉजी में परिवर्तन हो लेकिन जेनेटिकली क्या परिवर्तन ना हो, जो चेंजेस रिवर्सिबल हो, उसे कहते हैं इकेड। इकेड में क्या होता है? केवल मार्फोलॉजी में परिवर्तन होता है। वहीं पे इकोटाइप में मार्फोलॉजी एज वेल एज जेनेटिकल परिवर्तन होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है, टर्म इकोटाइप। फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशंस कितनी बार पूछा है? ग्रीन रिवोल्यूशंस के फादर कौन है? याद रखिएगा नॉर्मन बोरलॉग। वर्ल्ड में और इंडिया में MS स्वामीनाथन का नाम बार बार आपके एग्जाम में आता रहता है, बार बार आता रहता है। तो ये कुछ हमारे सामने, आपके सामने मैं लेके आया हूं कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज के बारे में, इंपॉर्टेंट डिस्कवरी इन इकोलॉजी। फिर आगे हम लोग आएंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर के। तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।